हम जो है मेनली 12th बिजनेस स्टडीज में ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. As we know, there are total 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. प्लानिंग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, तुम्हें आता भी है. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में. ऑर्गेनाइजिंग में मैं आपको जो है इसका मीनिंग, इसके फीचर्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ. अब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. तो हमने बेसिकली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग और उसकी फीचर्स. मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क इन विच all the responsibilities and powers are clearly defined. All the relationship between superior and subordinates are defined. ये पढ़ा था हमने कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्लियरली डिफाइन है कि सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ऑर्डर कौन देने वाला है, उन ऑर्डर्स को फॉलो कौन करेगा, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी. ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर ना पर्सनल फीलिंग्स का कोई स्पेस नहीं है. आपको कहाँ कंफर्टेबल लगता है, आपको किसके साथ काम करना अच्छा लगता है, वो मैटर नहीं करता. आपको एक डेलिबरेटली जो क्रिएटेड स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर ऐड किया जाएगा. आपको एक डिफाइन प्लेस दिया जाएगा, डिफाइन पावर्स दी जाएंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगी, सब कुछ क्लियरली डिफाइन होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे विच यू हैव टू फॉलो. अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ पेनल्टी प्रोविजंस भी रहेंगे. तो आपको इस वीडियो में मतलब अच्छे से अब एक बार रिवाइज हो गया कि हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था. बहुत अच्छे से आपको याद आ गया होगा. मैंने क्यों रिवाइज करवाया, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और वी कैन से एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ये डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अगर आपको लास्ट की वीडियो क्लियर है, अगर आपको पता है कि फीचर्स दिए हैं ऑर्गेनाइजिंग के, तो ये टॉपिक आप कर सकते हो, क्योंकि फीचर्स में से ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके एडवांटेजेस में आ जाते हैं और उसी में से कुछ पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स जो लिमिटेशंस में चले जाते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं अबाउट एडवांटेज. इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब मुझे पता है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदारी जो होती है. ठीक है, कि ये काम जिसको सौंपा गया था जवाबदारी उसकी रहेगी कि ये काम पूरा हो गया या नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत इजी रहता है. क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक क्लियरली डिफाइंड स्केलर चेन होती है. बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन ऑर्डर देगा और कौन उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा. तो मुझे पता भी मैंने एक्स को ऑर्डर दिया था, ये काम मैंने एक्स को दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, अकाउंटेबिलिटी काम को पूरा करने की उसकी थी. इन केस अगर काम पूरा नहीं होता तो मैं एक्स को बुलाऊंगी कि हाँ जी बताओ ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ द वर्कर्स. नाउ नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. काम रिपीट नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि एक ही एक्टिविटी एक ही काम दो लोगों ने कर दिया. जब सब कुछ क्लियर है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज डिफाइंड, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफाइंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, तो कैसे ओवरलैपिंग होगी. ठीक है, एक्स वाई जेड 3 वर्कर्स हैं और इनके ऊपर कोई भी बॉस है लाइक, ठीक है, कोई भी इसके ऊपर जो है मिस्टर ए है जो इनका सुपीरियर है, वो इनको ऑर्डर दे रहा है, वो एक्स को काम बता रहा है, वाई को काम बता रहा है, जेड को काम बता रहा है. अब जब ए इनको काम बताएगा तो एक्स को जो काम उसने बताया वही काम वो वाई को क्यों बताएगा, और वाई को अगर उसने कोई काम बता दिया है करने का तो वही काम वो जेड को क्यों बताएगा. दैट मीन्स कि ए को क्लियर है ना, भी मैंने एक्स को ये काम दिया तो वाई को कोई और काम देना है, जेड को कोई और काम देना है, और एक्स वाई जेड को जो काम दिया गया वो वही करेंगे. क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में यही होता है कि आपको क्या लग रहा है वो आपको नहीं करना, आपको जो दिया गया वो आपको करना है. तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क दैट इज नॉट पॉसिबल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वाई को जो काम दिया वाई वो करेगा.
एक्स वाला काम वो नहीं करेगा, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे लगा कि एक्स ने ये काम नहीं किया होगा तो मैंने कर दिया। क्यों भाई, आप क्यों करोगे? आपको जो काम दिया गया आप सिर्फ वही करोगे। अगर एक्स ने अपना काम नहीं किया तो एक्स रिस्पॉन्सिबल है, मिस्टर ए अपने आप एक्स से पूछ लेंगे कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया। उस काम के लिए वाई या जेड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो वी कैन से देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल। इस एग्जाम्पल को आप उसमें भी जोड़ सकते हो। यही एग्जाम्पल जो है आपका सेकंड और थर्ड सेम चल सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड भी पॉसिबल है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, देयर शुड बी वन सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू वन एम्प्लॉय। यहाँ पे एक्स को ए ऑर्डर दे रहा है, वाई को ए ऑर्डर दे रहा है, जेड को ए ऑर्डर दे रहा है। ए तीन से ज्यादा 10 से ज्यादा 20 कितने भी लोगों को ऑर्डर्स दे सकता है, लेकिन एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। याद है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने बोला था कि यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी देयर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर देगा जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा सुपीरियर्स, एक से ज्यादा बॉस ऑर्डर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका कहना मानूं, मैं किसका ऑर्डर पहले पूरा करूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी कहाँ पॉसिबल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, एक क्लियरली डिफाइंड स्केलर चेन के अकॉर्डिंग बनाई गई है। स्केलर चेन हम इसमें फॉलो करेंगे, तो जब स्केलर चेन होगी तो यूनिटी ऑफ कमांड तो अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इजी टू गेट गोल्स, सब कुछ ठीक चल रहा है, काम अच्छे से डिवाइड कर दिया, सबकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन कर दी, स्केलर चेन भी हम फॉलो कर रहे हैं कि जो डी है वो सी को बताएगा, सी जो है वो बी को बताएगा और बी जो है वो ए को बताएगा। स्केलर चेन भी हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, काम भी रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा कि एक काम दो लोगों ने कर दिया। सो देयर वुड बी लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, सब कुछ बच रहा है। जब एक काम रिपीट हो जाता है तो हमारे टाइम, हमारे एफर्ट्स, हमारी मनी सब कुछ वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो काम हो चुका होता है और हमने दोबारा कर दिया होता है। लेकिन अगर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो रही तो कितने सारे एफर्ट्स, कितना सारा टाइम और कितने सारे रिसोर्सेज हमारे बच रहे हैं। सो वी कैन से कि इजी टू गेट गोल्स, क्योंकि बहुत स्मूथ प्रोसीजर चल रहा है, सारा बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे अपने गोल्स को, अपने टास्क को अचीव करना इजी हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट फीचर्स में भी आया था कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ने अपने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बना दी हैं वर्कर्स के लिए, वो उनको फॉलो करनी है। टाइम टू टाइम इन सब में चेंजेस नहीं आएगा जब तक कि कोई अर्जेंसी अराइज ना हो। बहुत ज़्यादा अर्जेंट इशू होगा तो मैनेजमेंट अपने डिसीजंस को चेंज करेगी, अदरवाइज जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। एम्प्लॉइज की पर्सनल फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, उनके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज लाया नहीं जाएगा। सो वी कैन से कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, अपने आप ही ज़्यादा होगी। जब छोटे मोटे रीजन से हम कोई चेंज उसमें लाएंगे ही नहीं तो वो स्टेबिलिटी तो चलती रहेगी। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी सिंपल एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप। अगर आपने लास्ट वीडियो अटेंड किया और ये भी अब अच्छे से सुन लिया तो आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस। देखो, हमेशा से, शुरू से हम जब से मैनेजमेंट पढ़ने लगे हैं, मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ कि ईच कॉइन हैज टू साइड्स, हेड एंड टेल, ठीक है। सिमिलरली ईच एस्पेक्ट हैज बोथ इफेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी भी टॉपिक की हम बात करते हैं, चाहे हमने प्लानिंग की बात की, चाहे हमने ऑर्गेनाइजिंग की बात की, चाहे आगे आने वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बट हर एस्पेक्ट के दो पहलू होंगे। अगर पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी होंगे उसके, ठीक है। पॉजिटिव हमने डिस्कस कर लिए, नेगेटिव क्या है, डिले इन वर्क, काम में डिले हो जाएगा, काम को कंप्लीट करने में देरी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फॉलो दिस क्लियरली डिफाइंड स्केलर चेन, ठीक है। डी को ए से कम्युनिकेट करना है, ही फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू कम्युनिकेट विद सी, देन सी विल गो टू बी एंड बी विल गो टू ए, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है? अगर यहाँ पे ये पॉसिबल होता कि डी डायरेक्टली ए से बात कर सकता है तो काम कितना जल्दी हो जाता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिले इन वर्क, काम को कंप्लीट होने में देरी।
क्योंकि डिसीजन लेना है। अब डी को कोई डिसीजन लेना है, उसको पता है कि मैं ए की कंसेंट के बिना नहीं ले सकता, या ए जब तक नहीं कहेगा मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता। अब वो स्केलर चेन फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इसकी वजह से काम को कंप्लीट करने में देर हो सकती है। सिंपल है। उसके बाद लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव नहीं मतलब अपनी तरफ से कोई पहल करना, अपनी तरफ से कोई नया आइडिया लेके आना, कोई नया मेथड लेके आना, वो एम्प्लॉइज को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती इसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ ऑर्डर दिया, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स ने कोई काम नहीं किया तो वाई वो काम कर सकता है? नो, वाई इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिज ओन वर्क। वो सिर्फ अपने काम के लिए जिम्मेवार है। एक्स ने काम नहीं किया, अब वाई यहाँ पे ये जो है स्टेप नहीं ले सकता कि भाई चलो सबका काम टाइम पे हो जाना चाहिए, मेरा काम तो हो गया है, अब मैं एक्स का काम भी कर दूं, काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं एक्स की हेल्प कर दूं, या किसी नए तरीके से कोई नए स्टेप को जो नया मेथड है उससे मैं इस काम को कर दूं जिससे काम जल्दी हो जाए। नो, दे डोंट हैव दिस टाइप ऑफ फ्रीडम इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एम्प्लॉइज के जो सजेशंस हैं उन्हें इतना ज़्यादा वेलकम किया नहीं जाता। यहाँ पे एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो कहा गया है आप वो करो। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और है हमारा इग्नोर सोशल नीड्स। वो तो शुरू से ही मैं बता रही हूँ आपको कि पर्सनल नीड्स, सोशल नीड्स वो सब इग्नोर हो रही है। एम्प्लॉइज के कंफर्ट लेवल से, उसकी पर्सनल फीलिंग से, उसके इमोशन से हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ क्या देखना है? वर्क, जिससे मैंने अगले पॉइंट को बनाया मोर एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करना है, उन्हें काम कंप्लीट चाहिए, उन्हें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। इस टॉपिक में मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्मल और उसके फीचर्स। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल। तो अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो एक ही वीडियो में हो जाएगा, क्योंकि देखो जो इसके एडवांटेजेस हैं वो उसके लिमिटेशंस हो जाएंगे, जो इसके लिमिटेशंस हैं वो उसके एडवांटेज हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो आपको मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगी। उससे पहले जरूरी है कि आप इसको रिवाइज कर लो और नोट्स में लिख लो। डू फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट्स आपने बना लिए उस टॉपिक के। ये 2 सिंपल से क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको लिखना है जो डेलिबरेटली मतलब अपनी खुद की मर्जी से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ लिख लिया। क्या आंसर आएगा इसका? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आई नो कि आपको इसका आंसर पता है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। वो ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड प्रोसीजर पे बेस है, तो ये भी सिंपल है।